हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय बख्शी का तालाब लखनऊ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड आपका एक कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसी से रिलेटेड आपका लेक्चर नंबर 4, जिसका टॉपिक है आपका प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स एंड प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्लांट प्रोपगेशन मतलब पादप प्रवर्धन क्या होता है। प्लांट प्रोपगेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पादप प्रवर्धन। तो प्लांट प्रोपगेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग सीड्स, cuttings, and other plant parts. It is broadly categorized into two main types. First one is sexual and second one is asexual. Asexual को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। तो इसका सीधा मतलब है जो आपका प्लांट प्रोपगेशन है, जो आपका पादप प्रवर्धन है। पादप प्रवर्धन का मतलब है जो हम लोग प्लांट प्रोपगेशन करते हैं वो विभिन्न स्रोत होते हैं प्लांट प्रोपगेशन के लिए। तो अब विभिन्न सोर्स आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका बीज है, आपका जो कटिंग्स होती हैं, जो आपकी कलम होती है, और आपके पौधे के अन्य भागों से नए पौधे उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट प्रोपगेशन बोलते हैं। अगर इसकी हम बात करें मोटे तौर पर इसको दो मुख्य प्रकारों में इसको डिवाइड किया जाता है। प्लांट प्रोपगेशन को मुख्यतया दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका सेक्सुअल, जिसको हम लोग लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। दूसरा असेक्सुअल, जिसको हम लोग अलैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। तो अगर हम पादप प्रवर्धन की विधियों की बात करें तो हमने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जो आपका प्लांट प्रोपगेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका सेक्सुअल, दूसरा आपका असेक्सुअल। सेक्सुअल लैंगिक और असेक्सुअल का मतलब अलैंगिक। तो दो प्रकार का आपका जनन होता है, प्रवर्धन होता है। तो मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है सेक्सुअल प्रोपगेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रवर्धन। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपका लैंगिक प्रवर्धन होता है वो मेनली किससे होता है? सीड्स से होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सीड्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। जब मेल और फीमेल गैमिट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है तब आपका जो सीड जनरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो इस जो आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन है, इस विधि में क्या होता है? बीजों का उपयोग किया जाता है, सीड्स का उपयोग किया जाता है, और नर और मादा जो युग्मक होते हैं उनके संलयन, उनके निषेचन के बाद जो आपका पौधा बनता है, जो आपका बीज बनता है, उस प्रोपगेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। इसके अगर प्रोसेस की बात करें तो जो इसका प्रोसेस होता है सेक्सुअल प्रोपगेशन का, pollen transfers from the another to anther to the stigma। तो जो pollen होता है, pollen transfer from the anther to the stigma leading to fertilization and the development of an embryo inside the seed। तो जो आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन की जो प्रैक्टिस होती है, जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है? जो पराग होता है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है, जिससे आपका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और जो बीज होता है, बीज के अंदर जो आपका भ्रूण का विकास होता है वो होता है। तो ये आपका प्रोसेस होती है आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन की, आपका सीड बनने की जो प्रोसेस है। तो ये आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लैंगिक प्रवर्धन। इसके जो की आउटकम्स हैं आपके सेक्सुअल प्रोपगेशन के, जो मुख्य आपके परिणाम हैं, अगर उनकी बात करें, इट रिजल्ट्स इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एज द ऑफ स्प्रिंग हैव जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स। दिस इज यूजफुल फॉर ब्रीडिंग न्यू वराइटीज एंड फॉर प्लांट्स that are generally true to type
फ्रॉम सीड। तो की आउटकम्स की अगर हम बात करें सेक्सुअल प्रोपागेशन की, तो इसमें क्या होता है, इससे आनुवंशिक विविधता आती है। आनुवंशिक विविधता का मतलब जो आपका जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है, वो आपका सेक्सुअल प्रोपागेशन के अंतर्गत आती है, सेक्सुअल प्रोपागेशन के थ्रू आती है, क्योंकि हम दो डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग्स को एक साथ मिलाने का काम करते हैं, फर्टिलाइज करने का काम करते हैं, तो विविधता आती है। क्योंकि संतानों में दो जनक से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री होती है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आपके दो जो आपके जनक होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, उनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आपकी संतति में ट्रांसफ़र होते हैं। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन होगा, जो उसके करेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट दो पेरेंट से जब करेक्टर आएंगे तो डिफरेंट करेक्टर्स आपके जो प्रोजनी है उसमें आएंगे। तो यह क्या करता है, यह नई किस्मों के प्रजनन और बीज से प्राप्त होने वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा आपका उपयोगी होता है। कौन, आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें सेक्सुअल प्रोपगेशन की, तो ये आप किसमें कर सकते हैं, जैसे आपके मोस्ट ऑफ एनुअल्स, जो आपके अधिकांश एक वर्षीय जो पौधे हैं, जो आपके वार्षिक पौधे होते हैं, उसमें आपका जो सेक्सुअल प्रोपगेशन है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। वेजिटेबल्स एंड सम ट्रीज एंड श्रब्स, और सब्जियां और कुछ आपके जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और कुछ जो आपकी श्रब्स हैं, झाड़ियाँ, तो इसमें आप सेक्सुअल प्रोपगेशन होता है और बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी आपकी आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका प्रोपगेशन है वो है आपका असेक्सुअल प्रोपगेशन। तो असेक्सुअल प्रोपगेशन की अगर हम बात करें, असेक्सुअल प्रोपगेशन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं, इसको अलैंगिक जनन या प्रवर्धन बोलते हैं। तो इसको हम लोग असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, दिस मेथड यूजेज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम्स और लीव्स टू जनरेट अ न्यू इंडिविजुअल। तो जो असेक्सुअल प्रोपगेशन होता है, इस विधि में जो पौधे के जो वानस्पतिक भाग होते हैं, जो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट्स आपके कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका तना है, आपकी जड़ है, आपकी पत्तियां हैं। तो इन सब का उपयोग करके एक नए पौधे को जन्म देने का काम किया जाता है, या एक नए पौधे को जनरेट किया जाता है, या उसको उगाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग असेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब सीधा सीधा क्या है, इसमें हम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स लेते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, जैसे आप जड़ें ले सकते हैं, आप तने ले सकते हैं, आप पत्तियां ले सकते हैं। इन डिफरेंट पार्ट से आप एक नया प्लांट जनरेट करने का जो काम करते हैं वो आपका असेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका जो है प्रोसेस की अगर हम बात करें असेक्सुअल प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, मीनिंग दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब क्लोन्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब एक हिसाब से क्लोन्स, मतलब आपका एक प्लांट है उसके सेम प्लांट के जैसा आपका एक क्लोन जनरेट होगा टू द सिंगल पेरेंट प्लांट। दिस is the preferred method for maintaining the exact characteristics of a desirable cultivar। तो अगर असेक्सुअल जो आपका प्रोपगेशन है, इसका जो प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया होती है, यह क्या करता है, नए पौधे समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसमें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, अर्थात वे आनुवंशिक रूप से एकल जनक पौधे के समान क्लोन होते हैं। तो जिस पार्ट से आप कोई वेजिटेटिव पार्ट लेके प्लांट जनरेट करते हैं, तो उसके आइडेंटिकल प्लांट ही आप जनरेट करते हैं। वांछित किस्म की सटीक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए यह पसंदीदा विधि है। तो आइडेंटिकली अगर आपको प्लांट ग्रो करना है तो आपको असेक्सुअल प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन को अपनाना चाहिए। इसके बाद असेक्सुअल प्रोपगेशन में आपकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस आती हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं असेक्सुअल प्रोपगेशन के। सबसे पहला जो आपका है कटिंग्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं,
और हम जनरल यूज़ में भी देखते हैं बहुत सारी प्लांट की कटिंग्स का इस्तेमाल करके हम नए आइडेंटिकल प्लांट सेम एज इट इज़ जैसा आपका पेरेंट होता है उस वैसे ही प्लांट्स हम लोग जनरेट करने का काम करते हैं। अ पोर्शन ऑफ द स्टेम रूट और लीफ इज कट एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म रूट्स एंड और शूट्स। तो तने, जड़ या पत्ती के एक हिस्से को काटकर जड़ें और या अंकुर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब कोई भी आप जड़ें, तना या पत्ती को काटकर उसको एक जगह से दूसरे जगह पर कहीं पर लगाते हैं और कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, अंकुरण होता है और आपका जो रूट्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये भी प्रोसेस कहीं ना कहीं असेक्सुअल प्रोपेगेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कटिंग्स में अगर हम बात करें तो स्टेम कटिंग, तने की कटिंग की यहाँ पर बात आती है। स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग में जैसे आपका हार्ड वुड कटिंग होता है। हार्ड वुड कटिंग का मतलब क्या होता है, टेकन फ्रॉम मैच्योर डॉर्मेंट 1 ईयर ओल्ड ग्रोथ। जैसे ग्रेप है, आपका रोज़ है, तो कोई भी कटिंग आप ऐसे प्लांट से लेंगे जो भी आपकी हार्ड वुड अगर आपको कटिंग लेनी है, स्टेम हार्ड वुड कटिंग अगर आपको लेनी है तो ऐसे पौधे से लेनी है, परिपक्व पौधे से लेनी है जो लगभग 1 वर्ष आपका पुराना हो चुका हो। उससे आपकी ये हार्ड वुड कटिंग ली जाती है और एक नए प्लांट, एक आइडेंटिकल प्लांट को विकसित करने का काम किया जाता है। तो मेनली जो हार्ड वुड कटिंग की जाती है वो आपकी की जाती है अंगूर में, और आपका जो एक रोज़ का प्लांट आता है जो गुलाब का आता है, तो इसमें हार्ड वुड कटिंग करके हम नए आइडेंटिकल प्लांट को क्या करते हैं, जनरेट करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है सेमी हार्ड वुड कटिंग। तो सेमी हार्ड वुड कटिंग में आपका क्या आता है, सेमी हार्ड वुड कटिंग की अगर हम बात करें, टेकन फ्रॉम पार्शली मैच्योर कट करंट सीजन्स ग्रोथ, एग्जाम्पल एवरग्रीन श्रब्स। तो अर्ध दृढ़ अगर लकड़ी की बात करें, कटिंग की अगर हम बात करें, तो ये जो आपकी कटिंग्स होती हैं इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से ये परिपक्व होती हैं और वर्तमान मौसम की वृद्धि से कहीं न कहीं ली जाती हैं। जैसे आपकी सदाबहार जो झाड़ियाँ आती हैं, एवरग्रीन जो आपके श्रब्स होते हैं, तो इनसे हम लोग ये सेमी हार्ड वुड कटिंग लेने का काम करते हैं और इसी से हम एक नया आइडेंटिकल प्लांट जो है जनरेट करने का काम करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग मतलब टेकन फ्रॉम सॉफ्ट सकुलेंट न्यू प्लांट। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो आपका क्या है, पेरिनियल्स। तो कोई भी पेरिनियल्स जो आपके 12मासी या जो आपके बहुवर्षीय पौधे हैं उनसे ये आपकी सॉफ्ट वुड कटिंग ली जाती है। ये आप देख सकते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग आपका डायग्राम में दिखाया भी गया है। तो टेकन फ्रॉम सॉफ्ट शकुलेंट न्यू ग्रोथ, इसके एग्जाम्पल्स आपके पेरिनियल हो सकते हैं। तो सॉफ्ट वुड कटिंग आप कहाँ से लेंगे, जहाँ पर जो आपका पार्ट मुलायम हो, रसीला हो और कहीं ना कहीं वो पार्ट आपका विकसित हो रहा हो। तो एक कहीं ना कहीं इसमें अगर हम बात करें तो ये एक जो टर्मिनल पार्ट है, जो सबसे आगे का किसी टहनी का जो पार्ट होता है उसको हम लेने का काम करते हैं, किसमें, आपका सॉफ्ट वुड कटिंग में। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कहाँ से आपको कट करना है, जिससे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वुड कटिंग, या मृदु लकड़ी भी इसको हम लोग बोलेंगे, मृदु कटिंग भी बोलेंगे। इसके बाद आपका आता है हर्बेशियस प्लांट्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक हर्बेशियस प्लांट को देख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, टेकन फ्रॉम नॉन वुडी प्लांट्स। तो ये जो आपके हर्बेशियस प्लांट होते हैं ये आपके क्या होते हैं, नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो लकड़ी का कोई भी पार्ट नहीं होता है, मतलब हार्ड टाइप का हार्डनेस नहीं होती है, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। टेकन फ्रॉम नॉन वुडी प्लांट्स, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका जिरेनियम है, आपका कोलियस है। तो हर्बेशियस कटिंग में आपका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका जिरेनियम और कोलियस जो आपके प्लांट्स हैं, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके, इनको लिया जा सकता है। तो अकाष्ठीय पौधे से ली जा सकती है। अकाष्ठीय पौधे जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं, जिरेनियम है और आपका क्या है, कोलियस है। इसके बाद आपका कटिंग्स में ही आपका आता है लीफ कटिंग्स। लीफ कटिंग्स का मतलब क्या होता है, होल लीफ और पार्ट ऑफ अ लीफ इज यूज्ड। तो
लीफ कटिंग में क्या होता है कि इसमें पूरी पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है या पत्ती के कुछ कटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, पत्ती के कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? एक आइडेंटिकल प्लांट जनरेट करने के लिए, जो आपका किसके अंतर्गत आता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन या असेक्सुअल प्रोपागेशन के अंतर्गत आता है। इसके अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो है आपका अफ्रीकन वायलेट एंड स्नेक प्लांट। तो अफ्रीकी जो वायलेट है वो आपका कहीं ना कहीं लीफ कटिंग के थ्रू उसको हम जनरेट करने का, एक आइडेंटिकल प्लांट जनरेट करने का काम कर सकते हैं। और स्नेक प्लांट जनरली आप देखते हैं कि लगभग सभी लोगों के घर में या कहीं ना कहीं आसपास पाया जाता है। तो इसकी भी लीफ कटिंग्स का इस्तेमाल करके हम एक आइडेंटिकल प्लांट, न्यू प्लांट जनरेट करने का काम कर सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है रूट कटिंग्स। तो रूट कटिंग्स क्या होता है? सेगमेंट ऑफ अ प्लांट्स रूट आर यूज्ड। तो इस कटिंग में, रूट कटिंग में हम डिफरेंट रूट्स लेके एक आइडेंटिकल प्लांट जनरेट करने का काम करते हैं। तो जड़ की जो कटिंग होती है, पौधे की जड़ के कुछ हिस्सों का उपयोग किया जाता है एक नया प्लांट जनरेट करने के लिए, एक न्यू आइडेंटिकल प्लांट ग्रो करने के लिए। इसके अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, उदाहरण की बात करें, तो आपका एक सुमाक प्लांट आता है और जो आपका एक अंजीर है। तो इन दोनों को हम लोग रूट कटिंग के थ्रू प्लांट्स जनरेट करने का काम कर सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एज इट इज़ हम लोग रूट कटिंग करके एक नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं। तो कटिंग के बाद आपका आता है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब सही मायने में देखा जाए तो परत निर्माण, इसको अगर हम बोले हिंदी में तो परत निर्माण भी बोल सकते हैं। तो कटिंग्स में आपका क्या होता है? कटिंग्स, अभी आप लोगों ने अभी तक कटिंग्स पढ़ा, उसके बाद आपका क्या है? लेयरिंग है। तो लेयरिंग में परत निर्माण की अगर बात आती है, लेयरिंग में क्या होता है? एडवेंटिटियस रूट्स आर इनिशिएटेड ऑन अ स्टेम व्हाइल इट इज स्टिल attached to the parent plant. The rooted stem is then detached to become a new plant. तो जो आपकी एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं, जो आपकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें एक तने पर तब विकसित होती हैं जब वह मूल पौधे से जुड़ा होता है। तो जो अपस्थानिक एडवेंटिटियस रूट्स आप लोग देखते भी हैं, बहुत सारे आपके प्लांट्स में होती हैं, तो जुड़ा होता है, फिर जड़ युक्त जो तना है अलग होकर एक नए पौधे को जन्म देने का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवेंटिटियस रूट्स कैसे डेवलप हो रही हैं और एक डिफरेंट, एक नए प्लांट्स को जन्म देने का काम कर रही हैं। तो ये भी आपका एक असेक्सुअल प्रोपागेशन का मेथड है या वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड है। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और प्लांट्स इसमें बहुत तेज़ी से, आपके न्यू प्लांट्स बहुत तेज़ी से जनरेट होते हैं और विकसित होकर एक सेम एज क्लोन, जैसा आपका पेरेंट होता है वैसे ही प्लांट्स को जन्म देने का काम करते हैं। तो लेयरिंग में सबसे पहला जो है आपका सिंपल लेयरिंग आता है। तो अगर लेयरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है? आपका सिंपल लेयरिंग है। तो सिंपल लेयरिंग में आपका क्या होता है? अ लोअर ब्रांच इज बेंट टू द ग्राउंड, अ सेक्शन इज वाउंडेड buried in the soil and the tip is left exposed. तो जो आपका सिंपल लेयरिंग है, इसमें क्या होता है? इसमें देख सकते हैं आपका जो टहनी है, जो आपका एक ब्रांच है, वो क्या है? एक निचली जो शाखा होती है, निचली शाखा को ज़मीन पर झुका दिया जाता है, एक भाग को घायल करके मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी जो छाल होती है उसको कटिंग करके जितनी भी छाल है उस पार्ट्स की निकाल दी जाती है। तो उसको, उस पार्ट को मिट्टी में दबाने का काम किया जाता है। घायल करने का मतलब है जो आपका उसका जो छाल होती है उसको हटा दिया जाता है, तब उसको मिट्टी में दबाने का काम किया जाता है। और जो उसका शीर्ष होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, उसका जो शीर्ष होता है उसको खुला छोड़ दिया जाता है। और जो पार्ट आपने घायल किया है या जो पार्ट आपने छाल निकाली है, वहाँ पर आप एक टाइम पीरियड के बाद देखते हैं कि जो आपका रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो आपका अच्छे से हो जाता है। फिर उसको आप कट करके एक एज अ न्यू प्लांट आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का काम कर सकते हैं।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में आपका क्या होता है, एयर लेयरिंग आप देख रहे हैं, एयर लेयरिंग में आपका क्या होता है, a patch of bark is removed from an aerial stem. The wounded area is wrapped with moist rooting medium like sphagnum moss and covered with plastic to hold moisture. तो एयर लेयरिंग की अगर हम बात करें, एयर लेयरिंग आपका क्या होता है, एयर लेयरिंग में आपका क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं जो आपके जितने भी एरियल पार्ट्स हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हवाई तने हैं एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स से छाल का एक टुकड़ा हटा दिया जाता है। एक टुकड़ा हटाने के बाद एक टुकड़ा हटा दिया जाता है, तो जो आपका टुकड़ा, जो छाल हटाने का जो क्षेत्र है, तो क्षतिग्रस्त क्षेत्र को नम जड़ने वाले माध्यम, जैसे आपका स्फैग्नम है, मोस्टली हम लोग स्फैग्नम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उसमें मॉइस्चर का जो कंटेंट परसेंट है वो आपका मेंटेन रहे, क्योंकि आपका जो रूट्स का डेवलपमेंट है, जो रूट्स निकलनी है वो वहीं से निकलती हैं। तो स्फैग्नम मास से उसको क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है, और नमी बनाए रखने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक से उसकी अच्छे से रैपिंग कर देते हैं। एक 40 से 45 दिन के आसपास इसमें रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और इनको कट करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेयरिंग है वो है आपका माउंड या स्टूल लेयरिंग। माउंड या स्टूल लेयरिंग ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लेयरिंग है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, माउंड या स्टूल लेयरिंग में द पेरेंट प्लांट इज कट back to a short stump, and as new shoots grow, soil is mounded around the base to induce rooting. तो अगर हम बात करें जो आपका माउंड या स्टूल लेयरिंग है, मतलब ढेर प्रतिकरण हिंदी में बोलते हैं, तो माउंड लेयरिंग में क्या करते हैं, जो आपका मूल पौधा है, मूल पौधा जो आपकी मेन जो आपका स्टेम है, मूल पौधे को काटकर एक छोटा ठूंठ बना दिया जाता है। जैसे आपका जो मेन स्टेम है उसको हम काट देते हैं, और एक वो ठूंठ का आकार ले ही लेता है। आप कोई भी अगर प्लांट काटते हैं तो कहीं ना कहीं एक ठूंठ का बना दिया जाता है, और जैसे जैसे नई टहनियाँ उसमें उगने लगती हैं, आप देखते हैं नई नई फिर टहनियाँ उसमें निकलने लगती हैं, उगने लगती हैं, तो जड़ें जमाने के लिए आधार के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को लगाने का काम करते हैं। तो आधार के चारों ओर हम लोग क्या लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं। ये आप माउंड लेयरिंग आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जो माउंड लेयरिंग है मेनली आपकी किस में की जाती है, आपका जो गुआवा का प्लांट है, गुआवा का प्लांट आपका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूल लेयरिंग का। इसके बाद नंबर 3 आपका आता है ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। तो ग्राफ्टिंग एंड बडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग एंड बडिंग की अगर हम बात करें, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग ये टेक्निक भी आपका हॉर्टिकल्चर में असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो ग्राफ्टिंग एंड बडिंग है वो आपका क्या होता है। टेक्निक्स दैट ज्वाइन टू प्लांट पार्ट्स टू ग्रो एज वन। The scion desired shoot or bud is attached to the root stalk. Root stalk mean base या root system से उसको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। रूट स्टॉक से उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो ग्राफ्टिंग और बडिंग जो आपका होता है, अगर उसकी हम बात करें तो ऐसी तकनीक है जिसमें दो पौधों के भाग, दो प्लांट पार्ट्स होते हैं, दो पौधे के भाग को एक साथ मिलाकर विकसित करने का काम किया जाता है। एक साथ मिलकर वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो जो साइन बोलते हैं जिसको हम लोग वांछित प्ररोह या कली को हम लोग अटैच करते हैं और उसी से एक नया प्लांट विकसित हो जाता है, को मूल व्रंत या जड़ से जोड़ने का काम किया जाता है। किसको, श्यान को वांछित प्ररोह जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको किसी स्टेम से कटिंग से जोड़ देते हैं और उससे एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो ग्राफ्टिंग और बडिंग, सबसे पहला हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग ज्वाइनिंग अ पीस ऑफ स्टेम। पीस ऑफ स्टेम आप देख सकते हैं जिसको हम लोग सैन बोलते हैं। पीस ऑफ स्टेम टू द रूट स्टॉक। तो किसी रूट स्टॉक मतलब तने के एक टुकड़ा, जो तना है उसका एक टुकड़ा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यान बोलते हैं,
को मूल वृंत मेन स्टेम से जोड़ने का, मेन रूट स्टॉक, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मेन रूट स्टॉक से जोड़ने का काम किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, इंक्लूडिंग whip and tongue for small material and cleft grafting for joining a small shin to a large stalk। इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो प्लांट पार्ट है, एक जो टुकड़ा है, उसको मूल वृंत से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं छोटे भाग के लिए, और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग छोटे सियान को जोड़ने का काम इसमें किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो आप जोड़ने की जो प्रैक्टिस होती है उसको मेजरली हम लोग एक वी शेप में करने का काम करते हैं, जिससे क्या हो, कहीं ना कहीं एरेशन कम हो। और इसको हम लोग जो आपकी पॉलीथीन आती है, पॉलीथीन से इसको हम लोग एयर टाइट करने का काम करते हैं, और धीरे धीरे ये एक जो स्टेम है ये एक अच्छे प्लांट का रूप ले लेता है। इसके बाद आपका आता है बडिंग। बडिंग की अगर हम बात करें, अ सिंगल वेजिटेटिव बड, जिसको हम लोग श्योन बोलते हैं, सिंगल वेजिटेटिव बड देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इज इंसर्टेड इनटू अ स्मॉल इंशियन ऑन द रूट स्टॉक। एग्जाम्पल इंक्लूड टी बडिंग एंड क्लिप बडिंग। तो बडिंग में आपका टी बडिंग और क्लिप बडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे से इसके द्वारा बडिंग की जाती है और एक नए प्लांट का जनरेशन किया जाता है। तो बडिंग आपका क्या है, एक एकल वानस्पतिक कली होती है। इसमें क्या करते हैं, को मूल वृंत पर एक छोटे से चीरे में डाला जाता है। उदाहरण में टी बडिंग और चिप बडिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं पैचेस को ओपन किया गया यहाँ से, और उसी पैच को ओपन करने के बाद उसी आकार का एक हम लोग क्या करते हैं, एक चिप बडिंग टाइप का लाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पहला आप देखिए जिसमें पैच ओपनिंग का काम किया गया है, तो इसमें एक देखिए पैच बड को भी लाके इसी में हम लोग इंसर्ट करते हैं, और इसको हम लोग एयर टाइट करने का काम करते हैं, और इसी से आपका एक नया प्लांट, नई नई ब्रांचेस क्या होती हैं, जनरेट हो जाती हैं। टी बडिंग आप देख सकते हैं, टी बडिंग भी हम लोग ऐसे ही टी बडिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी आप पार्ट को निकाल रहे हैं उसको हम लोगों को एयर टाइट करना भी ज़रूरी है। अगर कहीं ना कहीं उसमें एरेशन होता है तो जो आपका डेवलपमेंट है आपका बड का, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद नंबर 4 आता है आपका सेपरेशन एंड डिवीज़न। तो सेपरेशन एंड डिवीज़न की अगर हम बात करें, पृथक्करण और विभाजन की, तो पृथक्करण और विभाजन में आपका क्या आता है, पृथक्करण और विभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं, यूटिलाइजिंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट नेचुरली सेपरेट और आर डिवाइडेड। तो विशेष अंगों का उपयोग जो प्राकृतिक रूप से अलग या विभाजित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं या डिवीज़न बोलते हैं। तो सेपरेशन में आपका जो आता है वो आपका क्या है, सेपरेशन एंड डिवीज़न भी आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत ही आता है, या असेक्सुअल प्रोपागेशन के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें कोई भी प्लांट पार्ट्स आप क्या करते हैं, अलग करने का काम करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। तो सेपरेशन में आपका क्या होता है, नेचुरल डिटैचेबल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आर रिमूव्ड। एग्जाम्पल इंक्लूड बल्ब्स। बल्ब्स हम कहाँ से अलग करते हैं, जैसे आपका ट्यूलिप है, डैफोडिल है, एंड कॉम्स का मतलब ग्लैडियोलस। तो जो पृथक्करण की प्रोसेस के थ्रू जो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से अलग होने योग्य जो वानस्पतिक संरचनाएं होती हैं, वानस्पतिक संरचनाओं को उससे क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। उदाहरण में अगर हम बात करें इसके जो जिन प्लांट्स में आपका ये सेपरेशन का काम किया जाता है, वो आपका है आपका ट्यूलिप का प्लांट है। ट्यूलिप के प्लांट्स में हम थ्रू सेपरेशन हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का काम करते हैं, या असेक्सुअल प्रोपगेशन करने का काम करते हैं। ऐसा ही एग्जांपल है आपका डैफोडिल। डैफोडिल में हम सेपरेशन और डिवीज़न के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। और आपका कॉर्म, जिसको हम लोग ग्लैडियोलस भी इसमें आपका शामिल है सेपरेशन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है डिवीज़न, हम लोग किसकी बात करते हैं, डिवीज़न की। ब्रेकिंग और कटिंग अपार्ट प्लांट क्लम्प्स वेयर ईच पीस हैज़ रूट्स एंड शूट्स कॉमन फॉर क्लम्प फॉर्मिंग पेरिनियल्स। एग्जाम्पल होस्टा डेलिली।
ठीक है, तो जो विभाजन की जो प्रैक्टिस की जाती है, जो डिवीज़न की प्रैक्टिस की जाती है, इसके थ्रू जो प्रोपेगेशन किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है, तो पौधों के गुच्छों को तोड़ना या काटना, जहाँ प्रत्येक भाग से जड़ें और अंकुर होते हैं। प्रत्येक भाग में क्या होती हैं, आपकी जड़ें होती हैं, वहाँ से आपका अंकुरण हो सकता है। ऐसे पार्ट्स को हटाकर हम एक नए प्लांट को जनरेट करने का काम कर सकते हैं। तो इसमें कौन-कौन से हो सकते हैं, जैसे गुच्छे बनाने वाले आपके जो बारहमासी पौधे होते हैं, जो आपके पेरिनियल्स होते हैं। जैसे आपका होस्टा है और आपका क्या है, डेलिली है। तो होस्टा और डेलिली जो है, ये सामान्यतः डिवीज़न के थ्रू आपका जो असेक्सुअल प्रोपेगेशन है या वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है, वो करने का काम किया जाता है। इसके बाद आपका असेक्सुअल प्रोपेगेशन में ही आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ही आता है आपका माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन भी बोलते हैं, इसमें आपका टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन एक बहुत ही तेज़ी से एक डेवलप होने वाला एक क्षेत्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक प्रवर्धन या टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम टिनी पीसेज ऑफ प्लांट टिश्यूज, एक्सप्लांट्स, जो एक्सप्लांट्स होते हैं, in a sterile controlled laboratory environment on a nutrient medium. This allows for the rapid mass production of clones, often resulting in disease free plants. तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो हमको टिश्यू कल्चर करना है, सूक्ष्म प्रवर्धन करना है या ऊतक संवर्धन करना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग करते हैं कि जो पौधे के जो ऊतक हैं, पौधे के ऊतक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो एक्स प्लांट्स हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, से एक पोषक माध्यम पर एक बांझ नियंत्रित प्रयोगशाला वातावरण में नए पौधे को उगाने का काम किया जाता है, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। उगाने का काम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्लोनों का तेजी से, इसमें क्लोन्स जो होते हैं, क्लोनों का तेजी से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। तो आइडेंटिकल प्लांट्स को जनरेट करने का काम इसमें किया जाता है। उत्पादन संभव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। तो मेजरली देखा गया है, अगर टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग प्लांट्स को जनरेट करने का काम करते हैं, तो इसमें जो प्लांट्स जनरेट होते हैं वो मुख्यतया क्या होते हैं, इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं इसमें कोई चीज़ इसमें नहीं पाई जाती है। तो उससे ये क्या होते हैं, प्लांट्स फ्री होते हैं टिश्यू कल्चर में। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स। तो प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स की प्रवर्धन संरचनाएं, तो प्रवर्धन संरचनाओं की अगर बात की जाए तो प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स आर स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज डिजाइंड टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हो सकती हैं आपकी, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट and air circulation necessary for successful seed germination and vegetative rooting. तो प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स मतलब अगर आपको कायिक प्रवर्धन करना है, प्रवर्धन अगर आपको करना है, प्रोपगेशन आपको करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस की भी ज़रूरत होती है। तो प्रवर्धन संरचनाएं विशिष्ट सुविधाएं होती हैं, ऐसी सुविधाएं होती हैं जिन्हें सफल बीज अंकुरण और वानस्पतिक जड़ों के लिए आवश्यक इष्टतम पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ऐसी डिज़ाइंस हम लोग बनाते हैं, ऐसी संरचना का निर्माण हम लोग करते हैं कि वहाँ पर जो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं आपके प्लांट्स को रीजनरेट होने के लिए, वो सारी की सारी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में उसको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आपकी अगर पर्यावरणीय परिस्थितियों की बात करें, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करें, तो इसमें जो मेजर आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो जो आपके प्लांट प्रोपेगेशन को अफेक्ट करता है या प्लांट जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है या उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, वो आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपका तापमान है, टेम्परेचर, आपका ह्यूमिडिटी है जिसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं, आपका लाइट है जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं, और जो आपका एयर सर्कुलेशन है, वायु संचरण। तो ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तभी एक आप प्लांट को अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर्स में, वो आपका क्या है, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस, ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है।
तो ग्रीन हाउस और पॉली हाउस की अगर हम बात करें, इसके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं क्या होते हैं, लार्ज परमानेंट स्ट्रक्चर्स covered with glass, plastic or fiber glass. They offer precise control over temperature, humidity and ventilation. तो ये जो आपके ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जो आपके होते हैं, इनके विवरण की अगर हम बात करें तो ये किससे बने होते हैं, ये आपके कांच के, प्लास्टिक के या फाइबर ग्लास से ढकी हुई एक संरचना होती है। ये स्थायी संरचना होती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका क्या होता है, एक स्थायी स्ट्रक्चर होता है, स्थायी संरचना होती है। ये क्या करता है, ये तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता और वायु संचार जो होता है उस पर सटीक नियंत्रण प्रदान करने का काम करता है। तो इसमें हम लोग कोई भी जो आपकी प्रोपगेशन स्ट्रक्चर है, प्रोपगेशन प्रैक्टिस है, उसको आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग बहुत सारी एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ऑफ सीज़न जो आपकी वेजिटेबल्स हैं या फ्लावर्स हैं उनको भी ग्रो करने का काम इसमें किया जा सकता है। प्राइमरी यूज़ की अगर हम बात करें, लार्ज स्केल सीड स्टार्टिंग, वेजिटेटिव कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड ईयर अराउंड ग्रोइंग। तो जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर हम इसमें कहीं ना कहीं बीज बो सकते हैं, बीज बोने का काम कर सकते हैं, वानस्पतिक कटिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और साल भर कुछ भी आप ऑफ सीजन चीज़ें इसमें ग्रो करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रोपगेशन स्ट्रक्चर है वो है आपका मिस्ट चैम्बर। तो मिस्ट चैम्बर की अगर हम बात करें तो ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक स्ट्रक्चर है प्लांट प्रोपगेशन के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें मिस्ट चैम्बर की, तो अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफन विद इन अ ग्रीन हाउस दैट यूजेज हाई प्रेशर नोजल्स टू रिलीज अ फाइन मिस्ट। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मिस्ट चैम्बर आपको क्लियरली दिख भी रहा है। मिस्ट चैम्बर में आपका क्या होता है, इसकी अगर विवरण की बात करें तो यह एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। जो आपका मिस्ट चैम्बर होता है ये एक बहुत ही विशिष्ट, एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जो अक्सर ग्रीन हाउस के भीतर होता है। जैसा कि आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस, तो ये जो आपका मिस्ट चैम्बर होता है ये मेजरली आपका कहाँ पर होता है, ये आपका ग्रीन हाउस के अंदर होता है जहां उच्च दाब वाली हाई प्रेशर नोजल्स का उपयोग किया जाता है। जो आपका मिस्ट चैम्बर है, मिस्ट चैम्बर में जो नोजल्स का प्रयोग किया जाता है वो हाई प्रेशर नोजल्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो हाई प्रेशर नोजल्स का उपयोग किया जाता है। नोजल्स का उपयोग करके बारीक धुंध छोड़ी जाती है, बारीक धुंध टाइप का इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसमें डेवलप करने का काम किया जाता है मिस्ट चैम्बर में। इसके बाद अगर हम बात करें मिस्ट चैम्बर में धुंध जनरेट करने के बाद क्या कर सकते हैं, इसका प्राइमरी यूज़ क्या है। अगर बात करें मिस्ट चैम्बर का प्राइमरी यूज इसका क्या है, क्रिएटिंग हाई ह्यूमिडिटी। तो मिस्ट उसके नाम से ही आ रहा है, आपका मिस्ट चैम्बर का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इसमें ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है, हाई ह्यूमिडिटी, क्रिएटिंग हाई ह्यूमिडिटी टू प्रिवेंट कटिंग्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, डेसिकेशन। ड्राइंग आउट का मतलब डेसिकेशन बिफोर दे फॉर्म रूट्स। तो मिस्ट चैम्बर का जो मेजर काम है, जो मिस्ट चैम्बर होते हैं उनको क्यों डेवलप किया जाता है, मिस्ट चैम्बर का जो मेजर वर्क है वो क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी को जनरेट करना। और ह्यूमिडिटी जनरेट करके जो हम लोग प्लांट प्रोपगेशन कर रहे हैं, असेक्सुअल प्लांट प्रोपगेशन कर रहे हैं, तो अगर ह्यूमिडिटी अच्छे से बनी रहेगी, आर्द्रता अच्छे से बनी रहेगी, तो जो आपकी कटिंग्स है वो सूखेंगी नहीं और एक जो प्लांट है आपका, एक हेल्दी प्लांट इससे आपका क्या होगा, डेवलप होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रोपगेशन स्ट्रक्चर है वो है आपका हॉट बेड। हॉट बेड की अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं हॉट बेड आपका स्ट्रक्चर में भी सीन हो रहा है, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी। तो डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, अ लो स्ट्रक्चर कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट टॉप सैश। इट इंक्लूड्स अ हीट सोर्स, हिस्टोरिकली आपका मैन्योर, बट नाउ टिपिकली इलेक्ट्रिक हीटिंग केबल्स फॉर बॉटम हीट। तो हॉट बेड की अगर यहाँ पे बात की जाए, इसके विवरण की अगर यहाँ पे बात की जाए,
तो एक पारदर्शी ऊपरी भाग, शैश जिसको हम लोग बोलते हैं, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, से ढकी एक निचली संरचना होती है। देख सकते हैं निचली संरचना है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऊष्मा स्रोत होता है, मतलब एक कहीं ना कहीं एक हीट चैम्बर होता है। तो ऊष्मा स्रोत होता है जो पहले खाद के रूप में इस्तेमाल होता था। हिस्टोरिकली पहले क्या होता था, एज अ मैन्योर को हम लोग एज अ हॉट बेड इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो क्या होता था, जो सन लाइट होता था उसको एब्जॉर्ब करके, क्योंकि वो उसका जो कलर होता था ब्लैक होता था, ब्लैक या ब्राउन, तो वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कहीं ना कहीं हीट को एब्जॉर्ब करके रखता था, तो स्लोली उसको रिलीज करता रहता था। तो हिस्टोरिकली हम लोग मैन्योर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आमतौर पर नीचे की ओर गर्मी के लिए बिजली के हीटिंग केबल का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, वैसे वैसे हम डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो हीटिंग केबल का इस्तेमाल हम लोग हॉट बेड में करने लगे। इसके बाद अगर प्राइमरी यूज़ की हम बात करें, जो आपका हॉट बेड होता है उसका प्राइमरी जो यूज़ होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग सीड्स और रूटिंग कटिंग्स अर्ली इन द सीजन बाय प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड वार्मथ टू द रूटिंग मीडियम। तो प्राथमिक उपयोग की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग सीड्स होते हैं, रूटिंग कटिंग्स जो भी आपकी हैं, माध्यम को नियंत्रित गर्मी प्रदान करने का काम करती हैं। जो आपका एक हीट होता है, जो हीट प्रदान करने की ज़रूरत है, वो आप हॉट बेड के थ्रू प्रदान करने का काम कर सकते हैं। तो गर्मी प्रदान करके मौसम की शुरुआत में ही बीज को बोना या कटिंग जो आपकी होती है, उसमें जो आपकी रूटिंग होती है, जो जड़ निकलना है, उसको कहीं ना कहीं हॉट बेड के थ्रू कंट्रोल करने का काम किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है कोल्ड फ्रेम। कोल्ड फ्रेम की अगर हम बात करें तो कोल्ड फ्रेम के डिस्क्रिप्शन में हम जाते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है, अ बॉटमलेस बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट top similar to a hotbed but without an artificial heat source. It relies solely on solar energy. तो कोल्ड फ्रेम की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी ऊपरी जो सतह है वाला एक बॉक्स होता है, ये आपका जो कोल्ड फ्रेम होता है, जो गर्म बिस्तर जैसा दिखता है, जो आपका क्या दिखता है, हॉट बेड जैसा दिखता है, गर्म बिस्तर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें कोई कृत्रिम ऊष्मा स्रोत नहीं होता है। कहीं ना कहीं इसमें जो हम लोग हीट देते हैं वो हम लोग आर्टिफिशियली नहीं देते हैं, जैसा कि पिछले आपने देखा उसमें आपकी ऊष्मा की क्षणों का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें हम लोग जो आर्टिफिशियल हीट है उसको देने का काम नहीं करते हैं। यह जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो आपका सोलर एनर्जी है उस पर आपका निर्भर करता है, उस पर डिपेंडेंट होता है आपका कोल्ड फ्रेम। प्राइमरी यूज़ की अगर हम बात करें, इसके जो प्राइमरी यूज़ हैं, इसके प्राइमरी यूज़ क्या हो सकते हैं, हार्डनिंग ऑफ एक्लिमेटाइजेशन यंग टेंडर प्लांट्स बिफोर दे आर मूव्ड आउटडोर्स एंड प्रोवाइडिंग सीजन एक्सटेंशन। तो प्राइमरी यूज़ की अगर हम बात करें, कोल्ड फ्रेम के प्राइमरी यूज़ की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी यंगर लीव्स होती हैं, यंगर जो आपकी यंगर मतलब जो युवा जो कोमल पौधे होते हैं, कोमल पौधों को बाहर ले जाने से पहले उनको हम लोग क्या करते हैं, उन्हें कठोर एक अनुकूलित जो वातावरण है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जो दी जाती हैं पर्टिकुलर प्लांट के लिए, जितनी भी जैसा कि हमने कहा आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सनलाइट है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में दी जाती है, और उसको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इसी में रखने का काम किया जाता है, जब तक ये आपकी जो कोमल जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो आपके क्या हों, कठोर या हार्ड ना हो जाए, तब तक उनको हम लोग बाहर निकालने का काम नहीं करते हैं इन कोल्ड चैम्बर्स से। इसके बाद नंबर 5 है आपका क्या इसको बोलते हैं, लैट हाउस, शेड हाउस। तो इसके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, इसमें आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, अ स्ट्रक्चर कवर्ड विद वुडन लैट्स और शेड क्लॉथ, जिसको एग्रोनेट भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, तो लकड़ी के जो लट होते हैं या छाया कपड़े, एग्रोनेट से ढकी एक जो संरचना होती है, उसको हम लोग लैट हाउस या शेड हाउस भी बोलते हैं। इसके प्राइमरी यूज़ की अगर हम बात करें, इसका जो प्राइमरी यूज़ है, इसका प्राइमरी यूज़ क्या हो सकता है,
partially shaded environment, providing a partially shaded environmental conditions to protect sensitive plants from excessive sun and heat, especially during the hardening of phase। तो जो ये आपका शेड हाउस या लैथ हाउस जिसका प्रयोग किया जाता है, इसको इसलिए मेजरली किया जाता है कि जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो उसको कहीं ना कहीं तीव्रता को उसकी कम किया जा सके। तो जो आपका लाइट के प्रति जो संवेदनशील पौधे हैं, उन संवेदनशील पौधों को इन कंडीशंस में अच्छे से ग्रो करने का काम किया जा सके, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, शेड हाउस या लैथ हाउस का उपयोग करते हैं। तो संवेदनशील पौधे जैसा कि दिया गया है प्राथमिक उपयोग, तो जो भी संवेदनशील पौधे होते हैं, संवेदनशील पौधों को अत्यधिक धूप और गर्मी से बचाने के लिए आंशिक रूप से छायादार वातावरण प्रदान करने का काम किया जाता है, विशेष रूप से कठोरीकरण चरण के दौरान। तो एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको कम किया जा सके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड हाउस बोलते हैं या लैथ हाउस बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्लांट प्रोपगेशन प्रैक्टिस में या कोई भी आपकी ऑफ सीजन क्रॉप ग्रोइंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर 6 है सीड प्रोपगेशन मैट। तो सीड प्रोपगेशन मैट जो है, जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आपकी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिफरेंट चीज़ें सीड जर्मिनेशन के लिए या सीड प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल की जाने लगी हैं। तो सीड प्रोपगेशन मैट की अगर हम बात करें, बीज प्रसार चटाई की अगर हम बात करें, इसके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, अ हीटेड रबर मैट और हीटिंग केबल प्लेस्ड अंडर सीड ट्रे। तो इस आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बीज ट्रे के नीचे रखी जाने वाली एक गर्म रबर चटाई या हीटिंग केबल का उपयोग आपका सीड प्रोपगेशन मैट के रूप में आपका किया जा रहा है। इसके प्राइमरी यूज़ की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइमरी यूज़ है वो आपका क्या हो सकता है, प्रोवाइडिंग लोकलाइज्ड बॉटम हीट टू एक्सेलरेट सीड जर्मिनेशन एंड कूलिंग एंड रूटिंग ऑफ कटिंग्स इन अ स्मॉल स्केल सेटिंग। तो प्राथमिक उपयोग की बात की जा रही, तो इसमें आपका क्या है, छोटे पैमाने पर हम क्या करते हैं, बीज अंकुरण की प्रैक्टिस करने का काम करते हैं। तो बीज अंकुरण और जो आपकी कटिंग्स होती हैं, कटिंग्स जो कलमें होती हैं कि जड़ें जल्दी से निकल आएँ, तेज़ी से निकल आएँ, उनको ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस हम लोग देने का काम करते हैं, इतना हीट हम लोग देने का काम करते हैं। तो तेज़ी से रूट्स का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो उनको हम लोग एक दूसरी जगह पर ले जाकर उसको ट्रांसप्लांट करने का काम कर सकते हैं। तो जड़ें जमाने के लिए जो कलमें होती हैं, तेज़ी से जड़ें जमाने के लिए, तेज़ी से लाने के लिए स्थानीय कृत तली की जो गर्मी होती है उसको प्रदान करने का काम किया जाता है। तेज़ी से रूट्स का डेवलपमेंट होता है और तेज़ी से उनको हम ले जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट करने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग and like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.